Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Very good morning. Good morning, ma'am. Good Very morning, good ma'am. morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. हाँ बेटा, हमारी जो कल लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हमने अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि जो मार्जिनलाइजेशंस है वो किस तरह से है, कौन कौन से सोसाइटीज है हमारी जो मार्जिनलाइज के अंदर आती हैं। तो मार्जिनलाइजेशंस के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस, फॉर एग्जांपल जैसे आपके आदिवासी ट्राइब्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा हमने कल आपसे ये भी डिस्कस किया था जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, ठीक है, वो उनके कारण क्या है, कौन कौन से मार्जिनलाइज्ड हैं और उनका कारण जो है, केसेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन जो है वो हमने जानने की कोशिश की थी। ठीक है, तो आप सभी को आई थिंक याद होगी। तो बेटा जो बच्चे कल क्लासरूम को अटेंड नहीं कर पाए थे उनके लिए मैंने YouTube के ऊपर वो वीडियो अपलोड कर दी है, जो कल वाली वीडियो थी हमारी अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन Ma'am, का जो speak loudly. कल जो हमने अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन के बारे में बात की थी वो इसमें हमने बेसिक चीजें इनकी की है। तो वो बच्चा YouTube के ऊपर जाकर मेरा जो चैनल है वहां पर आप ये वीडियो जो है वो देख सकते हैं। क्लास में हमने जो इसके कोजेस के बारे में बात की थी कि इसके कारण जो है वो क्या है, कि पहला जो मेन कारण जो हमने डिस्कस किया था कि इनका इकोनॉमिक जो स्टेटस है, फाइनेंशियली जो स्टेटस है वो बहुत ही वीक है, तो ये एक इसका रीजन रहा है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर हमने डिस्कस किया था वो ये था कि भाई इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं वो लैंग्वेजेस के कारण भी ये लोग जो है मार्जिनलाइज हैं। इसके अलावा जो इनके रिलीजियस हैं, कस्टम्स हैं, सोशल इकोनॉमिक जो स्टेटस है, इनकी वजह से ये हमने कल क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी हमने डिस्कस की थी कि इनकी जो मेन जो प्रॉब्लम रही है। आवाज क्लियर आ रही है बेटा? क्लास आवाज आ रही है? तो कोई भी बच्चा Yes, ma'am. Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, थोड़ी तेज बोल लो. बेटा अंदर किसी तरह की कोई जो है वो अलाउ नहीं है, कोई भी बच्चा आपस में चैटिंग नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए। ओके, कल क्लास के अंदर काफी बच्चे चैटिंग कर रहे थे, तो आप पढ़ने के लिए आए हैं तो आप प्लीज अपनी क्लास जो है वो अटेंड करें, उसके अंदर चैटिंग ना करें, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा करता पाया जाएगा तो वो बाद में फाइंड आउट कर लिया जाएगा कि कौन बच्चा है, ठीक है। तो आप इससे छुप नहीं सकते कि आप ये हम छुप जाएंगे, तो वो चीजें नहीं है। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट आवर जो टॉपिक है मार्जिनलाइजेशन, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कौन से जो थे किसकी वजह से मार्जिनलाइजेशन होता है वो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं, मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि इनको जो हमारी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे काफी बैकवर्ड हैं, तो इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिल पाती हैं। इनके अलावा इनके पास काफी सारी चीजों का अभाव रहता है क्योंकि ये हमारी तरह इतने डेवलप नहीं हुए हैं, तो काफी प्रॉब्लम्स है जो इनको फेस करनी पड़ती है, ठीक है बेटा। अब इस मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटी के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी वो हमने लास्ट क्लास में जहां हमने पॉइंट अपना छोड़ा था वो यही था कि जो मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटीज हैं इनके जो मेन ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया था जो हमारा आदिवासी है, जैसे हम जानते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से, तो हमारा जो इसके अंदर मेन हम बात करेंगे वो आदिवासी के बारे में बात करेंगे। आदिवासी जो हैं उनके बारे में, जिसे हम ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमारी शेड्यूल्ड कास्ट है वो डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे हमारी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस आती हैं
अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसके अलावा लास्ट आपका आता है वो पीपल जिनकी संख्या नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो बहुत ही कम है, वो लोग क्या कहलाते हैं, माइनॉरिटीज, या फिर हम इनको अल्पसंख्यक के। तो पहले हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो आदिवासी के बारे में रहेगा। के नाम से जानते हैं, जो आदिवासी हैं उनके बारे में जानेंगे कि आदिवासी रियल में होते क्या है, कौन जो है इसके अंदर आते हैं। तो आदिवासी इज द टर्म यूज फॉर इंडिजियस पीपल ऑफ इंडिया, यानी हमारे इंडिजियस जो पीपल हैं, यानी जो हमारे स्वदेशी लोग हैं, जो देसी पीपल्स होते हैं, उनको हम आदिवासी के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो आपका आदिवासी, ठीक है, तो आदि प्लस वासी से मिलकर क्या बना है आपका आदिवासी। तो जो टर्म हमारा यूज हुआ है आदि, आदि किसके लिए होता है, टर्म कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स, ये दो वर्ड से मिल आता है आदि, उसको कहा जाता है आदि। एंड द वासी, वासी का मतलब होता है इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट यानी जो अभी किसी भी जगह के स्थायी निवासी नहीं है, उनका हैबिटेट जो है वो अभी फिक्स नहीं है, तो उनको हम कहते हैं इनहैबिटेंट। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आदिवासी ऑफ द कॉन्टिनेंट है। इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो पहले समय में जो लोग रहते थे, जो निवास करते थे, उनको हम किस नाम से जानते हैं, आदिवासी, या फिर आपका शेड्यूल जो ट्राइब्स है उस नाम से हम उनको जानते हैं। एज द नेम सजेस्ट आदिवासी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सब कॉन्टिनेंट। दे वंस सुनेंगे बेटा तो आवाज क्लियर आएगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एरिया देन दे डू एट प्रेजेंट। आज का हमारा जो एरिया है, अगर हम आदिवासी के बारे में बात करें, तो आदिवासी के पास जितना आज का एरिया है, पहले टाइम में वो एरिया बहुत ही बड़ा होता था, ज्यादा बड़ा एरिया। तो था इनका एरिया कैसा था, आज के समय की अगर हम बात करें तो उसकी तुलना में पहले वाला जो एरिया था इनका, वो क्या था, ज्यादा था। द लीगल टर्म यूज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर आदिवासी इज शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी लीगली रूप से अगर हम बात करें, लीगली रूप से जो टर्म यूज की गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन आदिवासियों के लिए, तो वो है आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आदिवासीज कंप्राइज ऑफ अराउंड 8% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। हमारे इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, मान लीजिए हम इंडिया की 100% पॉपुलेशन मानते हैं, तो इस 100 में से 8% जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, वो हमारे आदिवासी की है। कितनी पॉपुलेशन है, 8%। टोटल पॉपुलेशन का 8% जो पॉपुलेशन है वो किनकी है, वो आदिवासियों की है। और उसके बाद बात करें तो फॉर सेंचुरीज दीज पीपल हैव बीन लिविंग इन हिली एरिया। अब अगर हम इनकी रहने की बात करें कि जो आदिवासी हैं ये लोग रहते कहाँ हैं, तो ये मोस्टली जो हमारा हिली एरियाज होता है, हिली एरिया यानी जो पर्वतीय जो क्षेत्र है हमारा, पहाड़ों वाला जो क्षेत्र है, उस पहाड़ों वाले क्षेत्र के अंदर, हिली एरिया के अंदर ये लोग रहते हैं। और वुडलैंड, वुडलैंड क्या होता है आपका, वन प्रदेश, यानी जो आपका फॉरेस्ट वाला एरिया है उसे वुडलैंड कहा जाता है। और थिक फॉरेस्ट या फिर थिक फॉरेस्ट जो है, घने जंगल जहां पर है आपके, वहां पर ये लोग अपना जो है निवास स्थान बनाते हैं। और सम ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपोर्टेंट माइनिंग, अब भारत के अंदर देखो माइनिंग जो है ये बहुत ही कॉमन है। जैसे आप कोयला निकालते हैं तो वो भी माइनिंग के थ्रू ही निकलता है, या आपका गोल्ड है, या फिर आपका कॉपर है, तो जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं वो सभी माइनिंग से ही निकालते हैं। जो चाहे वो फिर आपका प्रीसियस है या फिर आपका चीपली रेटेड है, सभी जो है वो माइनिंग के थ्रू ही निकाला जाता है। तो सम ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपोर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स, जितने भी औद्योगिक सेंटर हैं या माइनिंग है, आर लोकेटेड इन आदिवासी एरिया। वो कहाँ पर लोकेटेड किए गए हैं, हमारे जो आदिवासी एरियाज हैं वहां पर ये चीजें जो है लोकेटेड की गई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका जमशेदपुर है, राउरकेला है, बोकारो है और भिलाई है।
ठीक है, ये कुछ एरियाज हैं जहां पर आदिवासी रहते हैं। इसके अलावा हमारे इम्पोर्टेंट जो है इंडस्ट्रियल सेंटर भी यहीं पर लोकेट किए गए हैं और माइनिंग भी मोस्टली यहीं से की जाती है। अब इसके बाद बात करें कि लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, तो जैसा कि आपको बताया कि जो आदिवासी होते हैं ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं भाई आपका जो वुडलैंड वाला एरिया है या हिली एरिया है या जो थिक फॉरेस्ट है, वहां ये लोग रहते हैं। अब ऐसी जगह रहते हैं तो इनके पास जो है लिटरेसी रेट बिल्कुल ही डाउन मिलेगा, क्योंकि उनके पास पढ़ने की सोर्सेस तो है ही नहीं। अगर उनके पास एजुकेशन लेने के सोर्सेस नहीं है, उनके पास कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो वो एजुकेटेड किस तरह से होंगे? तो एजुकेटेड नहीं होंगे तो जो लिटरेसी रेट है आदिवासी का वो कैसा होगा? सीधी सी बात है, जनरली कैसा मिलेगा? वेरी लो, बहुत ही कम मिलेगा। तो आदिवासी जनरली वेरी लो एंड दे आर engaged इन प्रिमिटिव ऑक्यूपेशंस। जो प्राचीन प्राचीन समय से जो हमारे प्रिमिटिव ऑक्यूपेशंस रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपका एग्रीकल्चर है, ये काफी पुराने टाइम से चलता आ रहा है, फिशिंग वगैरह है, तो जो आपका ऑक्यूपेशन है प्रिमिटिव, पुराने समय से जो व्यवसाय हम करते आ रहे हैं, जो आदिवासी हैं वो लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। सच है, जैसे हंटिंग हो गया, आपका शिकार करना, पुराने टाइम में लोग हंटिंग करके ही अपना पेट पालते थे, क्योंकि उनके पास इतना अनाज की, आज के टाइम में आपके पास जितनी वैरायटीज हैं वो उनके पास नहीं थी। तो वो लोग स्टार्टिंग में अगर अर्ली मैन की हम बात करें तो उस समय में लोग जो है हंटिंग के द्वारा ही अपना जो पेट है वो पालते थे। और गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी फॉरेस्ट के अंदर जो जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, उन फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस हैं उन्हीं प्रोडक्शन के ऊपर जो है ये अपना मेन जो है ऑक्यूपेशन रखते थे। दे हैव ऑलवेज लिव इन पॉवर्टी। अब क्योंकि इनके पास आधुनिक जो हमारे टेक्निकल जो चीजें हैं वो नहीं है, इतना डेवलप इनका एरिया नहीं हुआ है, इतने इंस्टीट्यूशन भी इनके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी है, नॉलेज की भी कमी है। तो इस वजह से जब ये रहते हैं, जहां भी ये रहते हैं, तो किस हालत में रहेंगे? बहुत ही गरीबी वाली हालत जो है वो इनकी होती है। तो बहुत ही पॉवर्टी में ये लोग रहते हैं। दे सफर्ड मच इनजस्टिस। अब ये सफर करते हैं किससे? इनजस्टिस से एंड एक्सप्लोटेशन एंड द हैंड्स ऑफ आउटसाइडर। अब जितने भी भारत के अंदर आउटर साइड आए हैं, या फिर जैसे हम ये बात करें कि भारत के अंदर जैसे मुगल आए, या फिर मुगलों के बाद ब्रिटिशर जो है भारत के अंदर आए, जो भी फॉरेनर भारत के अंदर आए हैं, तो उन्होंने भी इनका फायदा उठाने की ही कोशिश की है, उन्होंने भी इनका क्या किया है? शोषण ही किया है। तो वही चीजें इसमें बताई गई हैं कि ये लोग जो है जैसे हंटिंग या फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है उन्हीं से अपना काम करते हैं, और लेकिन इनका जो जीवन है वो बहुत ही गरीबी वाला जीवन है। और जो है सफर करते हैं किससे? इनजस्टिस को, कि इनके साथ कभी भी न्याय जो है वो नहीं होता है। कौन करेगा इनके साथ में? और उसके बाद इनका जो शोषण है वो आउटसाइडर जितने भी रहे हैं, चाहे वो ब्रिटिशर हो या कोई ट्रेडर हो या मनी लीडर्स हो, सबके द्वारा इनका टाइम टाइम पर जो है एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और आदिवासी सोसाइटीज आर आल्सो मोस्ट डिसेंटिव। ये बहुत ही विशेष होते हैं, जितनी भी आदिवासी सोसाइटीज रहती हैं बहुत ही विशिष्ट होती हैं। कारण क्या है? बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हेरिडिटरी वेरी यानी हाई और लो अमंग देम। यानी इनका जो वर्गीकरण है, जो लिटिल वर्गीकरण जो इनका किया गया है वो बहुत ही अलग है, हाई और लो है। दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दोज कम्युनिटीज। अब यही चीज इनको क्या करती है? दूसरे लोगों से अलग करती है, डिफरेंट करती है। दूसरी जो कम्युनिटीज हैं विच आर ऑर्गेनाइज अराउंड प्रिंसिपल ऑफ कास्ट, यानी जाति वर्ण के आधार पर जो कास्ट सिस्टम हमने बनाया है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे और शूद्र जो हमने बनाए हैं कास्ट सिस्टम के अंदर, तो ये जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं इनके प्रिंसिपल कास्ट सिस्टम से जो है वो क्या है? डिफरेंट है। और दोज दैट वर रूल्ड बाय किंग, और जो राजा है उनके द्वारा जो भी चीजें रूल की गई हैं उनके बारे में बताया है कि ये जो राजा के द्वारा रूल किया गया है वो भी इनका डिफरेंट है, और जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी क्या है? अलग है। उसके बाद बात करेंगे आदिवासी जो है उनके जो रीजन्स हैं। आदिवासी प्रैक्टिस ए रेंज ऑफ ट्राइबल रीजन, यानी इनके अंदर काफी जनजातियां होती है, जनजातियों वाला जो एरिया होता है, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द रीजन दैट वी हैव हियर्ड ऑफ हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एटसेट्रा। अब कह रहा है कि आदिवासी जो है इनकी जो रेंज होती है वो जो ट्राइबल जो रिलीजन होता है
वो इनका अलग होता है। इनकी जो धार्मिक जो चीजें हैं वो हमारी कम्युनिटी से काफी अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सुना है हिंदुज्म के बारे में सुना है, हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ सुना है, और इसके अलावा इस्लाम जो है इसके बारे में भी काफी सुना है। जब मुस्लिम यहाँ पर रूल कर रहे थे तो उनका जो मेन धर्म रहा है, रिलीजन रहा है, वो इस्लाम ही रहा है। जब ब्रिटिशर भारत के अंदर आए तो उनका जो मेन रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी है। तो इसी तरह से हमने इन सभी के बारे में सुना है। देव व्रत से अब जो आदिवासी हैं इनके रिलीजन जो है वो हमसे काफी अलग है, क्योंकि ना हिंदुज्म को फेवर करते हैं या ना जैनिज्म बौद्धिज्म कुछ भी है, तो इन चीजों को ये फेवर नहीं करते हैं। इस्लाम क्रिश्चियनिटी इनका जो धर्म है वो हमारे धर्म से बहुत ही क्या है, अलग है। अगर हम इनकी बात करें तो फिर ये पूजा किसकी करते हैं भाई, इनका जो धर्म है वो किस चीज की पूजा करने के लिए कहता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर क्या कहा जाता है, हिंदू धर्म के अंदर जो मंदिर वगैरह होती है वहां हम अपने पूजा पाठ या जो भी हम कर्मकांड करते हैं। इसके अलावा अगर इस्लाम की बात करें तो मुस्लिम जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो मुस्लिम अपने मस्जिद के अंदर जाते हैं। क्रिश्चियन जो होते हैं वो चर्च के अंदर जाके पूजा करते हैं, और उनके देवी देवता भी सभी के अलग अलग होते हैं। जैसे मुस्लिम जो होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं। हिंदू जो धर्म है वो किसकी करता है भाई, हमारे यहाँ तो बहुत ही देवी देवता है, कितने ही टाइप के हैं, 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं। तो उसी तरह से जो क्रिश्चियनिटी है वो भी ईसा मसीह जो है उनकी पूजा करते हैं। तो सभी के जो पूजा का तरीका है वो भी अलग है, कहाँ ये पूजा करने जाते हैं वो भी अलग है। लेकिन क्योंकि आदिवासी हमसे बहुत डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, तो इनका जो पूजा का स्थान है वो भी हमसे अलग मिलेगा, और जिस चीज की पूजा कर रहे हैं वो भी हमसे काफी अलग रहेगा। तो ये किसकी पूजा करते हैं, बेसिकली जो है मेन रूप से ये वृक्षिक एंसेस्टर्स, यानी जो इनके पूर्वज हैं ये अपने पूर्वजों की ही क्या करते हैं, पूजा करते हैं। उसके अलावा विलेज स्पिरिट, जितने भी गांव की अच्छी आत्माएं ये मानते हैं, स्पिरिट मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और सबसे बड़ा जो आदिवासियों का पूजा का वृक्षिक माना जाता है वो नेचर होता है, यानी ये किसकी पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं। अगर हम अपने वेदों को उठाकर देखें तो जितने भी हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो हमारे 4 वेद हैं, उनमें भी हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं उन्होंने किसकी पूजा की है, नेचर की मेन रूप से पूजा की है। फिर वो चाहे आपके अग्नि देवता हो, सूर्य देवता हो, इंद्र देवता हो, क्योंकि इन्हीं का जिक्र उनके अंदर ऋग्वेद के अंदर मेन रूप से किया गया है। तो जो आदिवासी हैं वो आज भी उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं, आज भी ये प्रकृति की सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। उसके बाद आता है कि आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज। जैसे हमारी लैंग्वेज होती है, हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, या हमारी हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर जैसे हरियाणवी बोली जाती है, पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं, गुजरात के गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं। तो अलग अलग स्टेट के अंदर जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो सेम वैसे ही जो हमारे आदिवासी जो है, तो उन आदिवासियों की जो लैंग्वेज है वो हमारे साथ मैच कैसे करेगी, क्योंकि वो जो लैंग्वेज का यूज करते हैं वो तो हमने सुनी ही नहीं है, कभी बोलते ही नहीं है। जैसे हम ये कहें कि भाई जैसे हम हरियाणा के अंदर रह रहे हैं और आपको कोई तमिल या तेलुगु का व्यक्ति मिलता है तो इंडिया का ही, लेकिन आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि वो जिस लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा है वो लैंग्वेज तो आपको आती ही नहीं है। तो इस वजह से इसमें क्या बताया गया कि आदिवासी जो है इनकी क्या है, इनकी खुद की अपनी लैंग्वेज होती है। तो दे हैव ओन लैंग्वेज विच आर वेरी ओल्ड, जो बहुत ही क्या है, ओल्ड है, पुरानी है। और संथाली इज द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम एंड हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स। ये मेन रूप से कौन सी भाषा बोलते हैं, पुराने समय से जो भाषाएं ये बोलते आ रहे हैं वही ये लोग बोल रहे हैं। और इनकी जो मेन प्रमुख रूप से बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है, वो है संथाली। क्या है, संथाली। ठीक है, जैसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्यक्ति जो है इसे बोलते हैं, तो संथाली इनकी मेन रूप से लैंग्वेज है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टीरियोटाइप द आदिवासी, स्टीरियोटाइप क्या है, आदिवासियों का जो स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप क्या होता है, जब हम किसी को भी एक फिक्स इमेज के अंदर सोच लेते हैं, वो इमेज जो है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव इमेज भी आप किसी के अपने माइंड के अंदर फिक्स कर सकते हैं, तो वो होता है स्टीरियोटाइप। तो स्टीरियोटाइपिंग द आदिवासी, जो आदिवासी हैं वो किस तरह से स्टीरियोटाइपिंग होती है, तो आदिवासी आर मोस्टली इफेक्टेड इन ए टिपिकल मैनर, यानी ये आम रूप से या आम तौर पर जो है आदिवासियों के बारे में हमारी जो थिंकिंग होती है वो क्या होता है कि बड़ा ही टिपिकल मैनर जो है वो इनके साथ होता है।
Quite often they are shown dancing in group wearing colorful costumes and a notable handmade। अब ये कह रहे हैं हम आमतौर पर अगर आदिवासी का अगर आपको कहा जाए कि भाई वो आदिवासी आदिवासी का जिक्र होते ही आपके माइंड के अंदर एक स्टीरियोटाइप होता है। स्टीरियोटाइप मतलब हम उसकी फिक्स इमेज जो हमने जैसे किसी मूवी के अंदर देखी है या किसी सीरियल के अंदर आपने देखा है, टीवी में देखा है या सुना है, जो अब तक आपने जो भी सुना है उसी के आधार पर आप एक इमेज अपने माइंड के अंदर क्रिएट करेंगी कि आदिवासी जो है, आदिवासी का नाम लेते ही आपके माइंड के अंदर क्या आ जाएगा, एक इमेज आ जाएगी। तो वो इमेज किस तरह की इमेज होगी, तो वो यही कह रहे हैं कि एक ऐसा ग्रुप जो डांस करता है, ठीक है, डांसिंग ग्रुप। क्योंकि आपने जब भी टीवी के अंदर जब भी आपने आदिवासियों को देखा है, क्या देखा है कि वो आपस में एक साथ मिलके डांस करते रहते हैं। तो डांसिंग का एक ग्रुप जो है वो हमारे माइंड के अंदर आता है। उसके बाद वेयरिंग कलरफुल कस्टम्स, यानी जिनकी कस्टम जो प्रथाएं हैं वो बहुत ही कलरफुल, हमेशा नाचने गाने वाली, फेस के ऊपर अलग अलग तरह की कलर जो है ये लगाए हुए, इस तरह की जो इमेजेस है वो हमारे माइंड के अंदर आती हैं। एंड नोटेबल्स हैंड गियर, और यानी जिनकी जो सर के ऊपर जो ये लोग टोपी पहनते हैं वो टोपी बहुत ही देखने लायक होती है। तो ऐसी इमेज हमारे माइंड के अंदर आती है। उसके बाद आता है कि आदिवासी आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट। अब क्योंकि आदिवासी हैं, हमारे साथ उनका किसी तरह का कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो क्या कह रहा है कि आदिवासी जो है इनके पास एडवांसमेंट की जो है वो क्या होती है, कमी होती है, कि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस नहीं होते हैं, एडवांसमेंट जो उसकी कमी इनके पास होती है। और एज दे रिसेंट ऑफ न्यू आइडियाज, यानी ये जल्दी से जो नई आइडियाज हैं उनके साथ ये काम नहीं कर पाते हैं, नई आइडियाज से दूर ही रहते हैं आमतौर पर। These often create a misconception among people। इससे क्या होता है, क्रिएट होता है, गलत जो विचार है वो क्रिएट होते हैं among people, लोगों के बीच में, कि जो आदिवासी है एक तरीके से वो तो गवार है या एडवांस तो है ही नहीं, या फिर वो हमेशा डांस करते रहते हैं, सर पे टोपी जो है वो पहन के रखते हैं। इस तरह की जो इमेज हमारे माइंड के अंदर आती है तो उससे हम ये समझते हैं ये तो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, ये हमारे लायक तो है ही नहीं, इस तरह की इमेज हमारे माइंड में आती है among people that the आदिवासी are primitive and backward। और दूसरी जो इमेज आती है वो क्या है, आदिवासी इट मीन्स ये क्या है, हमसे बहुत ही पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड है, और साथ ही साथ क्या है, प्रिमिटिव यानी प्राचीन विचारों वाले हैं, इनकी कस्टम लैंग्वेज हमारे साथ किसी तरह मैच नहीं करती, मतलब हम तो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और ये हमसे बहुत क्या है, बहुत ही पीछे हैं। ऐसे ही स्टीरियोटाइप हम अपने माइंड में बना लेते हैं, किसका नाम सुनते ही, जब हम आदिवासी के बारे में सुनते हैं। उसके बाद आता है केसेस फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आदिवासी। अब जो आदिवासी हैं, क्योंकि इनका हैबिटेट जो है वो एक जगह फिक्स नहीं होता, ये जंगल के अंदर रहते हैं, तो ये कभी किसी स्थान पर रहते हैं, कभी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इस तरह से ये जो है माइग्रेशन करते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि इनका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका कारण क्या है, कि आदिवासी जो है वो डिस्प्लेस होते हैं, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर मूव करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, कारण क्या है, किस लिए मूवमेंट होता है इनका। तो देखिए इनके अंदर we all know that metals or like or iron, copper, gold, silver, coal, diamond, wax, lac, honey, herbs, invisible timers, all timbers, all come from the forest। अब क्या है कि जैसे हमने आपको बताया कि ये हिल एरियाज के अंदर रहते हैं या वुडलैंड के अंदर होते हैं या फिर जो थिक फॉरेस्ट है वहां पर ये लोग क्या करते हैं, रहते हैं। तो अब जो नेक्स्ट बात आती है कि वहां पर ही हमारे अभी जैसे हमने पढ़ाया कि हमारे जितने भी मेन रूप से इंडस्ट्रियल सेंटर हैं वो कहाँ स्थापित किए गए हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर मेन रूप से जो आदिवासी जहां पर हैबिटेट करते हैं, रहते हैं, वहीं पर हमने क्या बना रखी है, अपने माइनिंग करते हैं मोस्टली, या फिर जो हमारे इंडस्ट्रियल सेंटर है वो मेन रूप से वहीं पर क्या किया गया है, लगाए गए हैं। कारण क्या है, कारण यही है कि जो माइनिंग है, माइनिंग क्या करते हैं, किस चीज को निकालते हैं माइनिंग के द्वारा, जितने भी हमारे प्रीशियस मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इसके अंदर दिया हुआ है आपका कि गोल्ड है या सिल्वर है, या फिर आपका गोल्ड सिल्वर के अलावा जो कॉपर है, आयरन है, डायमंड है, वैक्स है, लैक है, और हनी है, हर्ब्स है, अनवैल्यूएबल जो टिम्बर्स हैं, ये सभी कहाँ से मिलते हैं आपको, ये सभी फॉरेस्ट एरिया जो है वहां से मिलते हैं, जिनको माइनिंग के थ्रू जो है अर्थ से निकाला जाता है। तो मैनी रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम द फॉरेस्ट।
यानी फॉरेस्ट के अंदर जो मेन रूप से जो नदियां हैं वहीं से हमें जो पानी है वो वहां से अवेलेबल होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द एविडेंस ऑफ दीज मेटल और एंड नेचुरल रिसोर्सेज दैट अ फॉरेस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन एंड एम्पायर। अब देखिए, अगर हम सिविलाइजेशंस के बारे में बात करते हैं कि हमारे जैसे फॉर एग्जांपल आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो जितनी भी हमारी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं वो मोस्टली कहाँ हुई है? इन द बैंक ऑफ रिवर। नदियों का जो किनारा है मेन रूप से वहीं पर डेवलप हुई है हमारी जितनी भी सिविलाइजेशन है, फिर वो चाहे आपकी नील सभ्यता है या फिर आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो ये मोस्टली कहाँ पर ये सिविलाइजेशन कहाँ हुई है? नदियों के किनारों के ऊपर हुई है। तो ये क्या कह रहा है? ये यही कह रहा है कि भाई नदियों से फॉरेस्ट के अंदर पानी जो है वो मिल जाता है। यही कारण है कि वहां पर बहुत सारे मेटल जो है जो प्रचुर मात्रा में वहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा काफी सारे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमें फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं, जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमें अपने देश को डेवलप करना है तो उसके लिए सबसे मेन जो बेस है वो रिसोर्सेज से है, क्योंकि रिसोर्सेज अगर आपके पास नहीं है तो आप कभी भी डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। तो डेवलपमेंट कब होगा? जब आपके पास क्या होंगे? रिसोर्सेज रहेंगे। तो रिसोर्सेज जो है वो कितने तरह के होते हैं? एक आपका होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो खुद भी क्या है? एक रिसोर्स है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स होता है हमारा वो होता है नेचुरल रिसोर्स, जिसके अंदर हमारे फॉरेस्ट वगैरह आते हैं या नेचुरल रूप से जैसे आपका लैंड है, सोयल है। ये क्या है? ये एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिससे हम डेवलपमेंट कर पाते हैं सबसे ज्यादा। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो भी काफी प्रचुर मात्रा में यहाँ पर होते हैं। और एंशियंट जो इंडियन सिविलाइजेशन है या जितने भी एम्पायर हुए हैं वो भी वहीं पर हुए हैं। तो ये कुछ कारण रहे हैं। तो देयर हैज ऑलवेज बीन एविडेंस ऑफ मेटल और, क्योंकि हमेशा से ही जो मेटल ओर है उनकी प्रचुर मात्रा इनके अंदर रही है। टिम्बर एंड अदर रिसोर्सेज इन द फॉरेस्ट और द रिलीजन हैबिटेट बाय द ट्राइबल्स। ये जो ट्राइबल्स हैं उनके द्वारा इनहेबिटेटेड किए गए हैं ये जो रीजन है जहां पर रिसोर्सेज मिलते हैं फॉरेस्ट के अंदर। Therefore, these आदिवासी have been displacement from their land। अब क्या कह रहा है कि ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आदिवासी जो है वो डिस्प्लेस होते हैं अपनी लैंड से बाय मींस ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी। क्योंकि कई बार सरकार के द्वारा या किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा कुछ ऐसी फॉरेन पॉलिसीज जो हैं वो डेवलप कर दी जाती है जिनकी वजह से इनको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। तो अब क्या कह रहा है कि फॉरेस्ट पॉलिसी या एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, या फिर जैसे हम ये कहेंगे फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या हो रही हैं? उनका विस्तार हो रहा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जब इनकी संख्या बहुत तेजी के साथ डेवलप होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है, तो आदिवासी क्या करते हैं? क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी के नहीं है, हमारी कम्युनिटी से दूर रहना ही पसंद करते हैं। क्योंकि उन्हें किसी भी तरह की इंटरफेयर जो है, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो वो हमारे साथ किसी भी तरह का जो रिलेशन है वो बना ही नहीं पाते हैं। और जब वो हमारे साथ किसी तरह का रिलेशन बनाने में नाकामयाब रहते हैं, यानी तो वो क्या करते हैं? वो उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। जहां भी हमारी इंटरफेयर हो गई वो उस प्लेस को छोड़कर चले जाएंगे। फिर चाहे वो आपकी माइनिंग एक्टिविटी हो या फिर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, तो उस समय वो लोग उस स्थान को छोड़कर क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेस हो जाएंगे। उसके बाद आता है भाई कि therefore these आदिवासी have been displaced from their land and by means of forest policy या फिर expansions of industries and the force applied by powerful lobbies या पावरफुल लॉबीज के द्वारा जो बलपूर्वक उनको वहां से निकाल दिया जाता है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से जो ट्राइब्स हैं वो वहां से क्या कर देते हैं? डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। तो देयर लैंड वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। अब कह रहे हैं कि इनकी जो जमीन है, क्योंकि आदिवासी कहाँ रह रहे हैं? ये फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं, तो इनकी जो जमीन है वो ले ली जाती है सरकार के द्वारा। तो कह रहे हैं कि देयर लैंड वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ माइनिंग। किसके लिए? अब सरकार ये थोड़ी ना है कि वहां पर जो है आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उनको बनानी है तो वो लोग उन लोगों को जो है डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनको डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो उसके पीछे जो कारण रहा है वो यही रहा है कि सरकार जो है उनको पता है कि काफी सारे मटेरियल जो है फॉरेस्ट एरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो इसीलिए वो लोग जो है वहां पर माइनिंग काम करने के लिए उनको क्या कर देते हैं? डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। उसके बाद आता है एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स।
या इसके अलावा कोई बहुत ही इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आपको वहां पर लॉन्च करना है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री कोई आपको वहां पर जैसे लगानी है, तो इस वजह से भी उन लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है। उसके बाद आता है कि लार्ज फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसके बाद बताया जाता है कि लार्ज जो फॉरेस्ट लैंड है, जो बड़े बड़े जो फॉरेस्ट है हमारे लैंड है, हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर, वो क्या कर दिए जाते हैं, साफ कर दिए जाते हैं, किसके लिए, टिम्बर के लिए, एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, या फिर उन जंगलों को या तो जो है इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए साफ कर दिया जाए, या फिर हमारा ये पर्पज रहे कि हम यहाँ पर कोई अपनी इंडस्ट्री जो है वो लगाना चाहते हैं या एग्रीकल्चर जो है वो करना चाहते हैं, इस वजह से उनको क्या कर दिया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है उस जमीन को। और वेरियस ऑफिशियल रिपोर्ट इन्फॉर्म अस, जो अलग अलग जो ऑफिशियल्स रिपोर्ट आ रही हैं, उन ऑफिशियल्स रिपोर्ट की अगर हम माने तो इन्फॉर्म अस ये हमें बताती हैं दैट 50 to 80% पर्सन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर ट्राइबल्स। अब कह रहे हैं कि 50 से 80% जो लोग हैं जो वहां से उस एरिया को छोड़कर डिस्प्लेस हुए हैं, तो कह रहे हैं कि जो डिस्प्लेस हुए हैं वो डिफरेंट रिलीजन के वो ट्राइबल्स ही होते हैं। Sometime their land were taken over on the pretext of government projects। कई बार क्या होता है कि जो जमीन है उस जमीन को टेक ओवर किया जाता है, उस जमीन को टेकन ओवर किया जाता है, किसके लिए, गवर्नमेंट के वहां पर प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए भी उसको जो है वहां से ऐसा किया जाता है। और सम टाइम दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड, और कई बार क्या होता है कि जो जमीन है उनसे उनको क्या कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। कैसे, फोर्सफुली, अगर वो प्यार से नहीं मानते हैं और उनको लगता है कि हमें यहाँ पर कोई इंडस्ट्री ही स्थापित करनी है या जमीन को खाली करवाना है एग्रीकल्चर के लिए या किसी दूसरे पर्पज के लिए, तो क्या करते हैं, वो उनको फोर्सली जो है उस जमीन को खाली करवा लेते हैं, एंड विदाउट एनी प्रीटेक्स, यानी बिना किसी प्रीटेक्स के, बिना किसी पूर्व सूचना के उनको क्या कर दिया जाता है, खाली करवा लिया जाता है। मैनी ए टाइम, कई बार क्या होता है, इवन प्रिस्क्राइब प्रोड्यूसर्स वर नॉट फॉलो, कई बार जो बहुत बार जो प्रिस्क्राइब जो प्रक्रिया होती है वो फॉलो नहीं की जाती है, कि जो बताया जाता है कि इस तरीके से होगा, वो चीज फॉलो नहीं होती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि भाई इफेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन द आदिवासी। अगर आप किसी भी फॉरेस्ट एरिया को खाली करवाते हैं इंडस्ट्री के लिए या फिर आप एग्रीकल्चर करने के लिए या कोई आपका गवर्नमेंट का कोई भी जो प्रोजेक्ट वहां पर अगर आपको लॉन्च करना है, तो उसके लिए अगर आप किसी भी एरिया को क्लीन करवाते हैं तो उसके पीछे जो इफेक्ट पड़ता है आदिवासी का, क्यों, क्योंकि देखिए आदिवासी जो है आपकी जो ट्राइब्स हैं वो क्या कर जाती है, मूव कर जाती है उस प्लेस से, है ना। तो या तो उनको फोर्सली मूव किया जाए या फिर उनको ये लगता है कि ये लोग आ गए हैं तो वो अपने आप ही उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। तो अब ये कह रहा है कि भाई इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है आदिवासियों का उस पर क्या इफेक्ट जो है वो आने वाला है। तो इसमें फॉर द अबाउट रीजन, जो ऊपर जो भी रीजन दिए गए हैं, द आदिवासी लॉस्ट एक्सेस टू देयर ट्रेडिशनल होमलैंड। अब इनका जो ट्रेडिशनल होमलैंड है उसको ये एक्सेस कर देते हैं किसी भी कारण से, एंड हैड टू वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जब आपको ये कहा जाए कि आपको अपना घर छोड़ना है और यहाँ से आपको जाना है, या फिर आपको ये लगे कि जैसे हम ये कहें कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जैसे टेररिज्म बहुत होता है, तो लोग डर जाए कि भाई यहाँ टेररिस्ट अटैक हो सकता है तो हमें ये जगह खाली कर देनी चाहिए, है ना। इस तरह से अगर कोई एक्टिविटी होती है तो जो आदिवासी है क्योंकि उनकी सोच हमसे बहुत ही अलग है, तो वो क्या सोचते हैं कि या तो हम यहाँ पर ये इंटरफेयर करें तो हमें इस प्लेस को छोड़ देना चाहिए या फिर फोर्सली उनसे वो चीज खाली करवाई जाए। तो अब अगर आप अपने प्लेस को छोड़ देते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरे स्थान पर आप क्या करेंगे, घूमते ही रहेंगे और करेंगे क्या। तो अब क्या कह रहा है कि ये जो है ये घूमते रहते हैं वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते हैं, किसके लिए भाई, क्यों घूमते हैं, इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, आजीविका के लिए भाई, क्योंकि पेट तो भरना है, आजीविका तो करना ही पड़ेगा। तो उस लिवलीहुड के लिए उसकी खोज में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं। मोस्ट ऑफ देम वर इलिटरेट। अब इनमें से मोस्टली जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनपढ़ होते हैं, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थोड़ी ना वहां पर आपने ओपन कर रखा है कि वहां ये गए और वहां पर इन्होंने फ्री एजुकेशन जो है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन लेंगे, तो ऐसी कोई पॉलिसी वहां काम थोड़ी ना कर रही है, वहां पर कोई ऐसे स्कूल तो नहीं है। तो इसी वजह से ये लोग जो है ये अनपढ़ रह जाते हैं,
एंड वर फोर्स टू टेक अप सब स्टैंडर्ड जॉब्स। और यही कारण है कि वो जो है कोई भी स्टैंडर्ड वाली जॉब जो है वो इनको नहीं मिल पाती है। मोस्ट ऑफ दीज टाइप्स आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब इनमें से मोस्टली जो लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि इनको बढ़िया जॉब कोई मिलती नहीं है, एजुकेटेड ये है नहीं, हमसे कम्युनिटी से वैसे अलग है, तो इसीलिए इनका जो जीवन होता है वो बहुत ही पॉवर्टी वाला होता है, गरीबी वाला होता है। They themselves are victim of sacrifice and their children suffer from malnutrition। क्योंकि अब ये पिछड़े हुए हैं, काफी हमसे अलग हैं, तो ये इस बात का है कि भाई इनके साथ काफी इनके जो बच्चे होते हैं उनको पूरा जो पोषण है वो नहीं मिल पाता है, तो इनके बच्चे जो होते हैं वो कुपोषित होते हैं एंड अदर रिलेटेड डिजीज और काफी सारी बीमारियां जो है, क्योंकि इनको टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, कोई अच्छे हॉस्पिटल इनके पास नहीं होते हैं, ट्रीटमेंट की वही पुरानी पॉलिसी जड़ी बूटियों से ही काम करते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि इससे रिलेटेड काफी सारे डिजीज जो है वो इनको हो जाती हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आदिवासी फ्रॉम देयर लैंड डज नॉट ओनली मीन्स दैट। अब इसका आदिवासियों का जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये जमीन से ही निकाल दिए गए हैं, नॉट ओनली मीन्स दैट दे हैव लॉस्ट देयर सोर्सेज ऑफ इनकम। साथ में ये भी माना जाता है कि भाई इनके पास इनकम के जो सोर्स हैं वो भी क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, लॉस्ट ऑफ इन। इट मींस दैट, यहाँ तक कि इसका मतलब ये है कि दैट दे हैव लॉस्ट देयर ट्रेडिशंस एंड कस्टम के साथ साथ ये अपने ट्रेडिशनल और जो कस्टम्स हैं उनको भी क्या कर रहे हैं, लॉस्ट कर रहे हैं, और दैट इज देयर वे ऑफ लिविंग एंड डेइंग। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज जो है वो हो पाएंगे। आज की क्लास में हमने सिर्फ आदिवासी जो है उनका जो स्टीरियोटाइप है या इनकी जो कोजेस हैं या इनका डिस्प्लेसमेंट है उसी को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उसमें हम हमारी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटीज के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।